गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम BHDLA 136 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। और हम दो तीन चीज करेंगे, जैसे इसका 8 तारीख को एग्जाम है तो हम यहाँ पे तीन चीज करेंगे। नंबर 1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और क्या करेंगे, नंबर 2, रिविजन्स करेंगे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ। और इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, इम्पोर्टेंट एक तो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आएंगे, और इम्पोर्टेंट टॉपिक हेडिंग कौन कौन सी है, तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ साथ हमारी क्विक रिवीजन हो जाए, एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हाँ, एक और चीज, फोर्थ पॉइंट जो है इसमें, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हो सकता है आप में से कभी स्टूडेंट ने नहीं देखा हो, तो हम उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो 100 मार्क का पेपर होगा BHDLA 136 हिंदी भाषा लेखन कौशल का, जिसमें शब्दों का विभिन्न स्रोतों का परिचय देना है। इसमें हम चार बातें जैसे भी बताया था, तत्सव, तद्भव, ठीक है, बाहरी और देशज भाषा। ठीक है, तो वो हमारे जो शब्द आए हैं हिंदी भाषा में, जो शब्द आए हैं वो शब्द कहाँ से आए हैं, तो इसको आप अपनी भाषा, अपने शब्दों में उसको तो लिख सकते हो कि तत्सव और एक पूरा, जैसे पाली और प्राकृत भाषा जिस प्रकार से संस्कृत से निकली, इसी प्रकार से जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को हम ये नहीं कह सकते कि भारत की कोई विशेष भाषा है ना। भारत की विभिन्न भाषाओं से मिलकर के हिंदी भाषा बनी, सबको मालूम है कि इसमें मराठी के शब्द भी मिलेंगे, बांग्ला के भी मिलेंगे, ठीक है, अवधी और बाकी कई भाषाओं के मिलेंगे। इवन इसमें बाहरी शब्द भी है। बाहरी मतलब है कि इसमें उर्दू, फारसी, अरबी, इंग्लिश के साइकिल है ना, जैसे उदाहरण दिए थे कई सारे, टाई, बेल्ट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हिंदी भाषा में दूसरे शब्द भी इसमें मिल गए हैं। इस प्रकार से हमने इसको चार भागों में किए थे। स्रोत का मतलब होता है कहाँ से आए हैं, इनके शब्द कहाँ से आए हैं, जो शब्द हम बोलते हैं। एक अनुच्छेद अनुवादक के लिए व्यवहारिक ज्ञान पर प्रकाश डालिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अभी हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से चीजों पर ध्यान रखना है। शब्दों पर कितनी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, भाषा पर अधिकार कितना अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ये सब चीजें इसमें डिस्कस करना है, आप अपने शब्दों में लिखना है। वो पॉइंट कौन कौन से होंगे, वो बुक से होंगे, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। कोई रचना करते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, तो रचनाकार कोई भी हो उसको किन किन शब्दों पर, किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप, ठीक है, तो ये एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप भी बोल सकते हैं। प्रारूप का तैयार कीजिए। प्रारूप मतलब फॉर्मेट, फॉर्मेट बोलते हैं इसको हम, कि एक फॉर्मेट तैयार कीजिए, या फिर एक लिख करके बताइए कि किस प्रकार से एक सरकारी पत्र लिखा जाता है। अब सरकारी और अर्ध सरकारी दोनों लगभग समान है, क्योंकि दोनों ही औपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है। एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। तो अभी जैसे बताया कि औपचारिक पत्र तो वो होते हैं जो सरकारी या फिर किसी ऐसे विभाग में लिखे जाते हैं, जो सरकारी विभाग हो गया या इस प्रकार से। औपचारिक पत्र वो होते हैं जहां हम किसी सगे संबंधी है जिनको हम पहले से जानते हैं। अनौपचारिक पत्र में कोई नियम कानून लागू नहीं होता है, लेकिन औपचारिक पत्र जो होता है इसमें नियम कानून लागू होते हैं। इसमें प्रॉपर तरीके से विषय वगैरह नहीं लिखे जाए तो आपका पत्र ध्यान से पढ़ा नहीं जाएगा। इसलिए जब पत्र पढ़े जाते हैं तो इसमें बल्क में पढ़े जाते हैं। कोई आपसे स्नेह संबंध नहीं होता अर्ध औपचारिक पत्रों में। आपने डेट दिनांक लिखनी है, डेट अगर बहुत ज्यादा पुरानी है या सही से डेट क्लियर नहीं समझ में आ रही, तो पत्र को पढ़ा नहीं जाता। जो पत्र रेलिवेंट लगते हैं उन पत्रों को पढ़ा जाता है, इसलिए दिनांक का बहुत महत्वपूर्ण है। फिर दूसरी बात है विषय का, ये दो ही महत्वपूर्ण के विषय होते हैं, ठीक है। फिर अपना उसमें एड्रेस होना और फिर बाकी चीजें होना, प्रारूप, ये सब चीजें भी होता है। तो ये सारे अर्ध सरकारी का प्रारूप फॉर्मेट तैयार करना है आपने। अपने गांव और मोहल्ले का अभियान, इसका हमने क्या लिखना है, एक समाचार तैयार करना है। अपने गांव मोहल्ले, इससे ये भी, इसका मैं आपको उत्तर दिखा दूंगा अभी, ठीक है। तो प्रभावी लेखन से क्या समझते हैं, उसका उदाहरण बताने कि प्रभावी लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है। तार्किक लेखन का उदाहरण देना है, ठीक है। तार्किक लेखन, ठीक है, आख्यान परक और ये विवरण लिखना, तो ये सारी चीजें आपका लेखन कला में आता है, तो उसको हम करेंगे। नोट्स लेखन, ठीक है। और सुक्ति का भाव पल्लवन करना है, इसमें जो सुक्ति लिखी गई है इसको भी करना है। निम्नलिखित में से चार पर टिप्पणियां करनी है। कितने दे रखे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, आपको 6 दे रखे हैं। इन 6 में से किसी चार पे लिखना है। तो अब आप ये देखिए, 20 नंबर का प्रश्न भी है, देखो 10 10 नंबर के प्रश्न भी है यहाँ पर खंड ख में। किन्हीं चार के उत्तर देने हैं आपको, ये 10 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है। और ये देखिए, ये यहाँ पे 20 मार्क के क्वेश्चन है, लेकिन ये चार क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से किसी दो का उत्तर देना है आपने, ठीक है। आपने फॉर्मेट देख लिया क्वेश्चन पेपर का, कि जिसमें 40 मार्क का क्वेश्चन जो है, 40 मार्क्स में आपको आएगा, ये दो क्वेश्चन आएंगे 20 20 मार्क्स के। फिर क्या होगा आपका अगला, ये तो आपको चार है, इसमें से कोई दो करने हैं। फिर आपको इसमें से कोई चार के उत्तर देने हैं, 8 है ये टोटल, ठीक है। देखिए 11वां प्रश्न अलग है, खंड ख, खंड ग हटा दीजिए,
इसको मैं ऐसे लिख लूं, खंड का खंड, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इसमें आपके 4 क्वेश्चन है, 4 में से आपको कितने करने हैं, 2 करने हैं। 4 में से 2 करने हैं। इसमें क्वेश्चन कितने हैं, 6 क्वेश्चन है, इसमें आपने 6 में से 4 करने हैं। और लास्ट में 11वां क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी आपको 4 पर टिप्पणी करनी है। ठीक है, 11 प्रश्न है, इसमें आपको 6 दे रखे हैं, 6 में से 4 पर टिप्पणी करनी है। ये क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स के होंगे, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे, और ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के होंगे। तो आपका इस तरीके से टोटल 20 इंटू 2, 2 क्वेश्चन करने, इसमें से 40 बन गया आपका, ये आपका 40 बन गया, और 4 4 5 या 20, तो ये 20। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो पूरा आपका 100 मार्क का पेपर बन गया। तो आपने देख लिया कि आपको 20 मार्क का क्वेश्चन भी आएगा, 10 मार्क का क्वेश्चन भी आएगा, 5 मार्क का क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, अब 20 मार्क का क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा लेंदी होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट आप एलेबोरेट करके उसको उस वैसे लिख सकते हैं। और 10 मार्क के क्वेश्चन में भी आप वैसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल पैरा वगैरह भी लिख सकते हो। और जो शॉर्ट समरी है, फिर एक्सप्लेन करना या उसको ये चीज करना जो हम बोलते हैं इसको, कि टिप्पणियां करना, संक्षेप, संप्रेषण का उद्देश्य, सरकारी पत्राचार, आख्यान प्रंग लेखन, सार लेखन, संपादकीय लेखन, मुहावरे और लोकोक्तियां, तो इन चीजों के बारे में आपको कम से कम 100 वर्ड तो 100 वर्ड तो कम से कम होने ही चाहिए इसमें भी। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 100 वर्ड्स, 80 वर्ड्स, 90 वर्ड्स, मतलब एक शीट तो इसमें भी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं अपने शब्दों में। चलिए आइए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने, जैसे भी क्वेश्चन पेपर देख के पता लगता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। बुक तो पूरी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बुक पूरी इंपॉर्टेंट कभी नहीं होती, हमें ये देखना है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। विभिन्न स्रोत, ये तो हमने इसमें, आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन पेपर को। चलिए एक शब्द हम इसमें देख लेते हैं कि जो है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। ठीक है, वो तो अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप अलग होता है, ये औपचारिक अनौपचारिक पत्र का है। अनौपचारिक का मतलब होता है जिसमें हम किसी सगे संबंधी को लिख रहे हैं, तो पहले हमने लिखना है पता, याद याद रखिए, अपना पता, फिर दिनांक, फिर प्रिय भाई बहन या जो भी इसको हम बोलते हैं, सैल्यूटेशंस वगैरह बोलते हैं। ठीक है, वो करना है, बहुत प्यार वगैरह, फिर पत्र का प्रारंभ करना है। पत्र को आप 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको कि पहला, दूसरा और तीसरा, यानी किस संबंध में विषय में आप लिख रहे हैं। यहाँ पे विषय तो नहीं लिखा गया है, देखिए यही डिफरेंस है आपका औपचारिक और अनौपचारिक विषय में। यहाँ पे आपको औपचारिक पत्र क्या होता है, वहां पे यहीं पे हम विषय लिख देते थे कि क्लियरली यहीं पे विषय लिख देते थे। लेकिन नॉर्मली होता क्या है, जब आप ऑफिशियल लेटर लिखते हो, तो हम जैसे किसी एमसीडी को या दिल्ली पुलिस को या मैं किसी को भी लेटर लिखूंगा, तो वहां पे हेडिंग पहले लिखना होता है। लेकिन खुद आप बताइए, आप में से बताइए, अगर मान लो मैं किसी अंजलि जी, यहाँ पे अंजलि जी हैं या लक्ष्मी जी हैं, अगर मैं लक्ष्मी जी को कोई बात कहनी होगी, तो मैं क्या डायरेक्ट बात कहता हूँ या फिर पहले उनसे हालचाल पूछता हूँ फिर बात करता हूँ? पहले हालचाल वगैरह पूछा जाता है। इसीलिए औपचारिक पत्र में क्या होता है, हम पहले ये सारी बातें करते हैं, और यहाँ पे हम अपना विषय जो भी होता है ना, देखो आप पत्र लिखना है तो कुछ ना कुछ पत्र होगा, जैसे जन्मदिन की शुभकामनाएं होंगी, या कोई निमंत्रण होगा, या कोई और विषय वस्तु होगी, कोई या कोई जानकारी देनी होगी, या कोई गाँव से संबंधित बात होगी, या नौकरी से संबंधित है ना, या कोई बधाई बधाई देने के लिए भी अब वो जैसा क्वेश्चन में लिखा होगा, बधाई देने के लिए है, तो कोई होता है ना, किसी ने बच्चे ने एग्जाम पास किया तो उसके लिए बधाई देना है, जो भी उसमें लिखना है, तो वो विषय बीच में आएगा। या फिर कुछ और बात है जो भी लिखा गया है उसमें, उसको आप बीच में लिख सकते हैं। और फिर उसका कंक्लूजन बनाना है उसको, और इसको यहाँ पर हम उसको फिर अपना, ये आपको पत्र की समाप्ति जो है, समापन यहाँ पे कर सकते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा हो, ये देखिए औपचारिक पत्र का प्रारूप है, इसमें पता है, ठीक है, दिनांक है, सेवा में, ठीक है। इसमें यहाँ पे हम अपना पता क्यों लिख रहे हैं पहले, क्योंकि हम हमेशा, चाहे फॉर्मल लेटर होता है तो हम उसमें अपना पता लिखते हैं, फिर दिनांक लिखते हैं सेवा में, और विषय, यहाँ पे हम विषय लिखते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर सैल्यूटेशंस होता है, और उसके बाद फिर हमारा ये जो है लेटर बॉडी, इसको हम बोलते हैं, इसको भी 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी इंट्रोडक्शन होगा कि हम ये पत्र आपको क्यों लिख रहे हैं, पत्र का विषय जो है, अब यहाँ पे विषय तो ऊपर लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी विषय को और अच्छे से डिटेल में अगर हमें समझाना है, तो हम फिर बीच में लिख सकते हैं विषय को, मतलब विषय को समझ सकते हैं, उसका सारांश, उस पत्र का सारांश, या फिर उसको समापन, पत्र का समापन भी हमें यहीं पे करना है।
ठीक है, ये तीन, इसमें तीन पार्ट बन जाते हैं। और विषय तो यहाँ पे लिख चुके हो, फिर यहाँ पे लिखने का क्या अंतर मतलब होता है, यहाँ पे हम सिर्फ कम शब्दों में लिखे, 5-6 शब्दों में लिखते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए फीस माफी का पत्र होता था, आपने पढ़ा होगा, या आवेदन नौकरी पे किसी अगर नौकरी का आवेदन पत्र होता है, या फिर कोई शिकायत पत्र होता है, तो वो शिकायत किस चीज के लिए है वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे सिर्फ छोटा सा लिखना है, मतलब शिकायत पत्र है तो पता लगना चाहिए हाँ शिकायत पत्र है या जो भी है। यहाँ पे पूरी डिटेल थोड़ी सी आ जाएगी उसकी 4-5 लाइनों में, या 3 से 4 लाइनों में यहाँ पे हम लिख सकते हैं उसको। तो ये आपका औपचारिक पत्र का प्रारूप था, जहाँ पे हम नहीं जानते किसी को, किसी विभाग में किसी सरकारी या गैर सरकारी या किसी भी संस्थागत पत्र लिखे जाते हैं तो वो इस प्रकार से औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। उसमें आपका आज्ञाकारी, अगर आप स्कूल संबंधी से कहीं लिख रहे हैं तो आज्ञाकारी, नहीं तो आभारी लिख सकते हैं, फिर अपना नाम और अपने हस्ताक्षर आप नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करी थी। देखो हमारे जो सिलेबस में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप ऐसा नहीं कि कोई इकाई 1 पढ़ लीजिए, 2 पढ़ लीजिए। ठीक है, सरकारी पत्राचार टिप्पणी यहाँ पे है, आपको मिल जाएगा। समाचार लेखन, जो भी क्वेश्चन आया था गांव मोहल्ले का कि उसमें समाचार लिखना है। अनुवाद सिद्धांत, अनुवाद क्या करना, उसका व्यवहार और उसकी क्या क्या हमें आवश्यकता होती है। शब्द की लोकोक्ति, ये सब चीज हमने कर ली। और हमने प्रभावी लेखन के गुण, रचना की तैयारी करना, पुनर्रचना, रचना पुनर्रचना, वर्णात्मक लेखन, आख्यापन लेखन, तार्किक लेखन, जो 3 आपने लेखन पढ़े थे ना इसमें 4th यूनिट में, तो वो आपने लेखन की जो है उसको आपने यहाँ पे इंडिविजुअली भी समझा रखा है। वर्णात्मक लेखन, आख्यान परक लेखन और तार्किक लेखन, तो ये चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। वर्णात्मक लेखन क्या होता है, जब हम किसी का वर्णन करते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पे समझा रहा हूँ शॉर्ट में, ताकि आप उसको बाद में आके कर लें। आख्यान परक क्या होता है, इसमें हम लघु कथा वगैरह या फिर कथाएं के माध्यम से इसको क्रमबद्ध में कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो हम बोलते हैं आख्यान परक लेखन। ठीक है, इसमें ये लघु कथाएं का एग्जाम्पल दे सकते हो किसी को, सीक्वेंस में होती है, शॉर्ट में होती है, और समझाने का प्रयास किया जाता है। तार्किक लेखन में ये जो है वर्णन नहीं होता, ना ही कोई कथा होती है। तार्किक में अपने तर्क दिए जाते हैं और अपने लिखने से पहले अपने मन को अच्छे से उसको समझाया जाता है। तार्किक लेखन भी काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको आसान शब्दों में यही समझ सकते हैं कि अपने आप को सेटिस्फाई, संतुष्ट करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि कोई किसी चीज का तर्क देने के पक्ष और विपक्ष में हम तर्क लिखते हैं। ठीक है, ये चीज थी इसमें। पहला यूनिट में हमने कुछ खास पढ़ाने का इसलिए नहीं है टॉपिक, इसमें बस शब्दों का महत्व और शब्दों का स्रोत है, विभिन्न शब्दों के स्रोत, बस यही है। शब्द निर्माण और शब्द रचना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कुछ। अगर एग्जाम क्वेश्चंस हैं वो आप देख लीजिएगा बुक के एंड के क्वेश्चंस, इस भाषाओं के स्तर पर है। हाँ, इसमें जो सॉरी, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है इसमें, तत्सव और तद्भव, ये जो ट्रांसलेट करने के लिए आता है ना, वो इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो जैसे क्वेश्चन हो गया आपका, शब्दों के अर्थ हमें, शब्द कहाँ से प्राप्त होते हैं, शब्दों के अर्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, और भाषा के सामाजिक स्तर पर भेद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। और आपका क्या हो जाएगा, इस स्थान को जैसे मर जाना है, किसी को शोभा नहीं देता, ये शुभ नहीं माना जाता, तो हम क्या बोलते हैं, वो दिवासन हो गया, स्वर्गलोक हो गए, या फिर कुछ और शब्द हम प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं उदात्त कथन। उदात्त कथन क्या होता था, बताया था मैंने, चेचक निकलना ठीक नहीं मानते, तो मतलब तो उसको हम बोलते हैं माता निकल गई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, ऐसे पखाना या चूल्हा बुझाना, है ना, या फिर लाइट बुझा दो। दुकान से संबंधित एक एग्जाम्पल बुक में ही लिखा हुआ है। कभी आपने सुना है कि दुकान बंद कर दो, या दुकान नहीं बोलते, दुकान बढ़ा दो। आपने देखा होगा कहीं भी बोलते हैं दुकान बढ़ा दो, बत्ती बुझा दो नहीं बोलते हैं, बत्ती निभा दो, इस तरीके से अलग अलग शब्द बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मुद्दात कथन। विभिन्न स्रोतों के भंडार के हमने पढ़ लिया था, शब्दों का विभिन्न स्रोत का भंडार क्या होता है, कहाँ से आए, तत्सव और तद्भव। हाँ, ये इसमें पहले में ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे स्रोत इंपॉर्टेंट है वैसे तद्भव और तत्सम और तद्भव। तत्सम क्या होता है, थोड़े से संस्कृत होते हैं जिसमें मैत्री और जैसे आपने कोई शब्द लिखे होंगे, तद्भव जो उसके बाद आए। ठीक है, जैसे सूर्य है ये तत्सम है, और तद्भव क्या हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। चंद्र, चंद। ठीक है, थोड़ा सा जो संस्कृत में लगे आपको, और पाली संस्कृत या अपभ्रंश में परिवर्तन जब हम करते हैं उसको, तब वो तद्भव आ जाता है, और वो अब हम हिंदी भाषा भी कह सकते हैं। तो सर्प है जो पहले तत्सम शब्द था, अब उसका नया रूप क्या आया है, सांप हो गया है। मयूर जो तत्सम था, अब तद्भव में मोर हो गया है। वृद्ध बोलते थे पहले, अब उसको बूढ़ा बोलने लगे हैं। करपट कपड़ा, संध्या अब नहीं बोलते, सांझ बोलते हैं, इवन इसको रात भी या फिर शाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तत्सम और तद्भव, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें। शब्द कहाँ से आए हैं, ये इसमें शब्दों का अर्थ पक्ष है। अच्छा, शब्दों के साथ इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो व्याकरण से संबंधित है, मतलब इस में जैसे समरूपी शब्द होते हैं, समरूपी मतलब एक जैसे शब्द। पर है, पर एक शब्द है लेकिन इसके अर्थ देखो कितने निकल रहे हैं, पंख भी निकल रहा है लेकिन कितने पर निकल रहा है, तो ये अनेकार्थी शब्द भी बोल सकते हैं इसको। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, एक ऐसा शब्द जिसके कई अर्थ निकल के आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अनेकार्थी शब्द।
तो इसमें कल है, कल एक शब्द है लेकिन इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, दूसरा दिन, कल वगैरह इस प्रकार से है। तो ये समरूपी शब्द में इसको हम काउंट कर सकते हैं। मेल, जैसे हिंदी का मेल है, अब यही मेल का मतलब क्या होता है, या तो मेल मतलब ये एक मित्रता वगैरह, या और एक मेल होता है ये रेलगाड़ी। बरस मतलब एक वर्षा हो गया एक, या कोई और मतलब उससे आम। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग शब्द भी होते हैं। पर्यायवाची शब्द, देखिए वहां पे एक शब्द था लेकिन अर्थ अनेक थे, यहाँ पे अनेक शब्द हैं लेकिन सबका मतलब एक ही है। चाहे चंद्रमा, शब्द अनेक हैं, ठीक है, लेकिन उन सबका मतलब एक ही है। शब्द अनेक अनेक हैं। सूरज को क्या बोलेंगे, सूर्य, भानु, रवि, दिवाकर, आफताब। चंद्र को चंद्रमा, राकेश, मेहताब, चांद और निशाकर। तो शब्द अलग अलग हैं लेकिन उनका मतलब एक है। लेकिन विज्ञान क्या कहता है, वैज्ञानिक कुछ कहते हैं कि शब्द अलग हैं लेकिन ये इनका मतलब भी कहीं ना कहीं अलग होता है। जब हम सूर्य बोलते हैं, सूरज बोलते हैं, या फिर दिनकर बोलते हैं, तीनों का मतलब हम किसी विशेष संयोग के लिए करते हैं, ये कुछ वैज्ञानिक है। लेकिन अदरवाइज हम इसको लेके चलेंगे तो सबका मतलब एक होता है। इसको हम पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। अनेकार्थी शब्द, जैसे भी मैंने बताया था, समरूप शब्द मतलब एक ही जैसा रूप लग रहा है, लेकिन अनेकार्थी शब्द जैसे बात है, बात एक शब्द है और इसके मतलब कहीं निकल के आएंगे, बात का क्या क्या मतलब होता है। ठीक है, ऐसे होता है। और भी कई सारे शब्द होंगे अनेकार्थी शब्द, जिसका शब्द एक है लेकिन मतलब कई सारे निकल के आते हैं, वो शब्द भी हम बोलते हैं। सहप्रयोग मतलब होता है एक ऐसा शब्द के साथ, जैसे कानून आता है तो आपको इसे बताया था, तो समा, परवाना, या फिर इस तरीके से जो शब्द आते हैं जो साथ साथ आते हैं, ये मैंने आपको बताया था। आला का अलग मतलब, बिल मतलब क्या होता है, एक तो सुरंग हो गया, एक दूसरा क्या हो गया आपका, रसीद हो गया। बाल मतलब कोई बच्चे को बोल सकते हैं, केश को भी बोल सकते हैं। बाजा हो गया, ताल वगैरह बताया था, तालाब वगैरह और सुरताल वगैरह। ठीक है, इसके तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखने थे। ठीक है, पर्यायवाची शब्द पता है किसी को, नीरज, कमल, जलज, राजीव, पंकज, है ना, ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तालाब के सर, सरोवर, और क्या होता है सर, ठीक है, रात्रि, निशा, रजनी, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। ये पहले यूनिट से इंपॉर्टेंट में यही है। बादल को क्या क्या बोलते हैं, घटा भी बोलते हैं, मेघ भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, समुद्र, सागर, नील, जलधि भी बोलते हैं इसको, किसी को ध्यान में हो तो। ठीक है, जलधि भी एक है इसका पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही कुछ छोटा जो है व्याकरण से इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। और शब्द की रचना है इसमें इंपॉर्टेंट, और शब्द की रचना से जैसे दिन, सु से निकलता है सुदिन, चैन से बेचैन वगैरह शब्द आगे हम उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ करके शब्द के हम बनाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल हम इसमें और कर लेते हैं कुछ। जैसे अ से कौन कौन से शब्द बने हैं, उपसर्ग लगाने से, अ लगाने से अधिक, अहंकार, अनाथ। अच्छा, इसमें ये बताना था आपको। निम्नलिखित में से समास बताना था। समास किसी को ध्यान में है, समास क्या होता है, जैसे हमने बहुब्रीहि समास और काफी सारे इसमें समास पढ़े थे, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा समास वगैरह। तो इसमें ये व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है, ये इसमें आने की संभावना रहती है पूरी एग्जाम में। तो बताएं, तत्पुरुष समास पता है किसी को? चलिए अभी हम पहले एक बार सिलेबस कर लेते हैं। शाम को जो है हम कुछ व्याकरण की क्लास जो है हम शाम को कर लेंगे, जितने भी व्याकरण वाले पोर्शन होगा ना। अभी हम बुक को देख लेते हैं, शाम को फिर जितना व्याकरण जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा है व्याकरण वाला पार्ट हम रख लेते हैं। जी, मुहावरे और लोकोक्तियां, इसमें हम जैसे पानी डालना, ये पानी फेर देना, ठीक है, कानून के हाथ, ये सब क्या है, लोकोक्तियां हैं। कुछ मुहावरे हैं, मुहावरे में क्या होता है, काम में हाथ डालना, किसी काम में काम से हाथ खींच लेना मतलब मदद न करना, हाथ मारना, धोखाधड़ी करना। ठीक है, ये सारे शब्दों के मुहावरों के अर्थ बताए हुए हैं इसमें। कुछ आगे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, आप उनके संकेत है इनका, वाक्यों का उचित ढंग प्रयोग कीजिए। जैसे है मामला खटाई में पड़ना, मामले का ठीक से कार्रवाई न होना। ठीक है, इसका कोई उदाहरण बताएं कोई। सर ऐसे भी तो हो सकता है कि मेरा पेपर पूरा ना होने की स्थिति में घबराहट होना। इसका इससे बनाना है, पेपर पूरा नहीं हुआ तो मेरे हाथ पांव फूलने लग गए, मैं टाइम से लेट हो गई एग्जाम में तो हाथ पांव फूल गए। ठीक है, इस प्रकार से कोई वाक्य बनाना है। घड़ा पानी पड़ जाना, गलती के कारण शर्मिंदा होना। तो बताएं, इसका कोई वाक्य बना सकते हैं, घड़ों पानी पड़ जाना। अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने ऊपर निर्भर रहना, मतलब निर्भर मतलब किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना। कान खड़े होना मतलब अपने खिलाफ होने वाली बात से संदर्भ में चौकन्ना होना। मन में लड्डू फूटना, बहुत अधिक खुश होना। अरे, परीक्षा में मेरे तैयार किए हुए प्रश्न आ गए तो मेरे मन में लड्डू फूट गए, ऐसे हो सकता है जी।
ठीक है? ये इस प्रकार से हम मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। मुहावरों का अर्थ दे रखा है और वाक्यों में प्रयोग कर रखा है, ठीक है? इन्होंने नीचे 5 कहावतों का अर्थ समझाया हुआ है, बाद में 5 प्रसंग समझाए गए हैं, जिनमें उन कहावतों का प्रयोग किया। उचित कहावत का प्रयोग कर प्रसंगों को पूरा करना है, ठीक है? तो जैसे आम के आम, गुठलियों के दाम, एक कार्य से 2 लाभ, तो इसके कुछ प्रसंग भी बताने हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, दूर के ढोल सुहावने, और इसको हम क्या करना है, उचित कहावत का प्रयोग करके क्या बनाना है, प्रसंग बनाना है एक। बता सकते हैं इसका कोई? आम के आम और गुठलियों के दाम का मतलब होता है कि एक आम तो आम मिल गए और गुठलियों के दाम मिल गए। तो इसका मतलब एक कार से एक तीर दो निशाने बोलते थे ना हम, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, इसका कोई वाक्य प्रयोग करना है, इसको भी आपने बताना है, उचित कहावत का प्रयोग कर प्रसंग पूरा करना है, कोई कोई अब बात बतानी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब क्या होता है, अन्याय और बल से जीतना। जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब अन्याय और बल से जीतना। दूर के ढोल सुहावने, दूर से सब चीजें अच्छी लगती हैं, पास आने पर वास्तविकता मालूम होती है। ये आपने इसे बताना है। 9 दिन चढ़े चले 2.5 कोस, सुस्ती के कारण धीरे-धीरे काम करना बोलते हैं। तो 9 दिन करके भी सिर्फ 2.5 कोस ही चल पाए। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, बचपन से ही बड़प्पन का संकेत मिलना। तो ये सारे हिंदी के कुछ लोकोक्तियाँ और कुछ मुहावरे थे, जो आपने इनको करना था। मुहावरे और कहावतें और अर्थ की इसकी रचना आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। निम्नलिखित मुहावरों का सही रूप में प्रयोग करना है, आवश्यक पड़े तो सब कुछ देखिए। आड़े हाथों लेना, तो इसका अर्थ समझाकर वाक्य प्रयोग करना है। कौन, लक्ष्मी जी बताएँ आप एक? आड़े हाथों लेना, इसका मतलब पहले तो इसका अर्थ मतलब बताना है, सीधे-सीधे बात करना उनसे और फिर इसका वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है? जब मेरे को ज़्यादा पैसे की लगाने लगे तो मैंने उनको आड़े हाथों ले लिया। हाँ जी? हाँ जी? हाँ, बताएँ? जी, और कोई स्टूडेंट कोई भी बता सकते हैं आप में से जिनको आता है, किसको आता है ये? नूरजहाँ आपको आता है? ईद का चाँद होना, इ इसका मतलब क्या होता है? बहुत दिनों बाद दिखना। कभी-कभी दिखना। हाँ, बिल्कुल ठीक बताया। किसने बताया ये? नूर। हाँ, इसका वाक्य प्रयोग करो। मतलब वाक्य भी तो बनाना है, एक लाइन बनानी है, एक सेंटेंस बनाना है। जैसे कि आप तो ईद का चाँद हो गए, ठीक है? ऐसे बोल सकते हैं ना ऐसे। 9 दो 11 होना इसका मतलब भाग जाना। भाग जाना, ठीक है? तो इसका वाक्य बनाइए। पुलिस को देखते ही चोर 9 दो 11 हो गया, है ना? हाँ, तो भाग जाना। हाँ, तो भाग जाना नहीं, मतलब हमें तो इससे इससे वो बनाना है ना सेंटेंस। हाँ, वाक्य जो बनाना है वो इधर से बनाना है। बात का पतंगड़ बनाना, बहस करना, जी। है ना? तो इसका मतलब कि एक गलत क्वेश्चन आते ही, या आप अपने से बनाएँ, स्टूडेंट बनाएँ आप में से कोई? ये सानिया जी आप कोई बना रहे थे? जी, गुस्सा घटक जाना, हाँ मतलब बताएँ। हाँ, खून का घूँट पीना मामला को हुँ। क्या? हाँ, बताएँ, बताएँ आप सेंटेंस बताएँ। मतलब सर एक तरह से खून का घूँट पीना मतलब गुस्सा शांत रखना किसी के सामने। हुँ, ठीक है। घूँट इसका मैं कहते हैं कि मेरे को मेरे कम नंबर देखिए तो नहीं, छोटे भाई ने मेरे कपड़े खराब कर दिए, तह लगाए हुए कपड़े खराब कर दिए, मैं गुस्सा गटक गया, ठीक है? या फिर मेरी कुछ भी आप देख सकते हैं, ठीक है? छाती पर मूँग दलना, चलिए ठीक है? बिस्तर पकड़ लेना, बीमार होना, और आप इसे एक-एक सेंटेंस आपने बनाने हैं, ठीक है? तो ये आपका इम्पोर्टेंट था, सारा यूनिट में ही इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित कहावतों का सही प्रयोग कर क्रम में लिखिए, जहाँ आवश्यक तो सब कुछ भी चलना है। जैसे अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, खोदा पहाड़ निकला चूहा, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। इसको पूरा करना है, ये अभी आधा है ना? क्या सेंटेंस बनाना है इसके। अंधे को 2 आँख चाहिए। देख के भी अनसुना करना। हाँ जी। देख के अनसुना करना, ठीक है? हाँ, ठीक बताया आपने, देख के अनसुना करना। अंधे को मतलब कि 2 आँख चाहिए, सामने दिखाई दे रहा है लेकिन नहीं देखना, तो अंधे को 2 आँख चाहिए, है ना? या तो उसको दिखाई नहीं दे रहा कुछ।